हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका फार्माजेनिक में स्वागत है। आज हम सोल्युबिलिटी का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड अलॉन्ग विथ राउल्स लॉ। माई सेल्फ संदीप अंबोरे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, what are the different factors affecting liquid solubility, what is Raoult's law, what are the different applications of Raoult's law. First of all, हम देखेंगे what is solubility. See, the solubility of liquid in liquid is very common phenomena. In our day-to-day life, we come across number of examples like alcohol water, juice and carbonated water, etc. जैसे हम पता है कि डेली हमारी रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अल्कोहल वाटर का कंपोजिशन रहा, जूस का हो गया, कार्बोनेटेड वाटर हो गया। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मिसिबिलिटी ऑफ वन लिक्विड इन अनदर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्युबिलिटी। मतलब किस प्रोपोर्शन में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में सोल्यूबलाइज हो रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन और क्या प्रोपोर्शन है उसका। ऑन दैट बेसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्युबिलिटी। What are those? पहली है completely miscible liquids, second type है partially miscible liquids और third type है उनका immiscible liquids। हम एक एक देखते हैं। First of all, completely miscible liquids. See, in these systems or in this type of liquid composition, liquids are completely miscible with each other at any proportion. मतलब कौन सा भी proportion ले, 10%, 20% or 1:1, that is 50-50%. Whatever it may be proportion, every proportion is completely miscible with each other. Example क्या है? Alcohol, water, glycerin, alcohol, water, glycerin, benzene and carbon tetrachloride. These are the examples of liquids जो किसी भी proportion में लिया जाए। मतलब example के लिए alcohol, water का example लिया जाए तो 10% alcohol और 90% water लिया तो भी वो solubilize हो जाएगा, या फिर 90% alcohol, 10% water. Same thing applies for the glycerin, alcohol, water, glycerin, and benzene, carbon tetrachloride also. So these are the completely miscible liquids which get completely miscible at any proportion. Example के लिए carbonated water along with orange juice, अगर इसका मिक्सचर किया जाए, मिक्स किया जाए एक दूसरे में, तो अल्टीमेटली completely miscibility दिखाता है। अब देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज। सी, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव। हर बार दोनों का कंपोजिशन, दोनों का अगर एक दूसरे में ऐड किया जाए तो उसका एडिशन ही होगा, ऐसा नहीं है। समटाइम्स मोस्टली वॉल्यूम इंक्रीज, जनरली उनका वॉल्यूम तो बढ़ता ही है, लेकिन समटाइम डिक्रीज भी करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ योर लिक्विड व्हिच आर वी आर गोइंग टू मिक्स अलोंग विद ईच अदर। देन इट मे बी एब्सॉर्ब और इवॉल्व हीट। एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसे लिक्विड की कंपोजिशन रहते हैं कि इट कॉजेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है 12th में हमने पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से सिस्टम में। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से सिस्टम में, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब। अगर हीट इवॉल्व हो रही है सराउंडिंग में, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर लिक्विड, दैट हीट मे बी एब्जॉर्ब और इवॉल्व। देन फॉर सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड है जो कंप्लीटली मिक्सिबल है एक दूसरे में, अगर उनको सेपरेट करना है, एट दैट टाइम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैकेनिज्म हम यूटिलाइज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैकेनिज्म। सी, अगर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर देखा जाए तो उनके अंदर जो भी अल्कोहल का जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, OH ग्रुप का ऑक्सीजन, और वाटर का कौन सा भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। वो वीक बॉन्ड होता है, लेकिन दिस बॉन्ड causes complete miscibility of alcohol with water molecule. अगर इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हमें डिस्टिलेशन apparatus लगता है, जिनमें जो गैस और जो लिक्विड इजीली वेपोराइज हो जाएगा, फिर कंडेंस होके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन सेपरेट completely miscible liquids from one another. दूसरा टाइप है, that is partially miscible liquids. See, in this system, liquids are miscible with each other, but no partial extent. But at a partial extent, मतलब लिक्विड्स एक दूसरे में मिसिबल तो होते हैं, लेकिन एक प्रोपोर्शन रहता है, कुछ तो भी कांस्टेंट उनका प्रोपोर्शन रहेगा।
at that proportion only they get mixed with each other. This system forms two layers, दो लेयर तैयार करती है. Each layer is conjugate solution of each other. एक दूसरे की conjugate layer बन जाती है. हम देखेंगे डायग्राम से. और heat may be absorbed or evolved just like completely miscible liquids. देखो एग्जाम्पल है फिनॉल और वाटर का जो कंपोजिशन है लिक्विड की सिस्टम है, वी कैन कॉल इट एज अ पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स. क्यों ऐसा होता है? देखो वाटर ऊपर की लेयर है, फिनॉल नीचे की लेयर है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है. देखो फिनॉल एंड वाटर दो सेपरेट लेयर है. अगर हम इसको हीट करेंगे, उसका प्रोपोर्शन लिया है 1:1. आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये सोल्यूबलाइज हो जाएगी. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 1:1 प्रोपोर्शन. देन एंड देन ओनली इट विल गेट मिक्सेबल विद ईच अदर. क्योंकि टू अ पार्शियल एक्सटेंट, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन तक ही उसकी मिक्सिबिलिटी हो सकती है. उससे ज्यादा अगर आप उसका प्रोपोर्शन डाल दे या फिर चेंजेस कर दे, एट दैट टाइम इट विल नॉट बी मिक्सिबल विद ईच अदर. ओके, दिस लेयर टू लेयर्स फॉर्म. दो लेयर जनरली नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगी? दो रहेगी. वाटर की सेपरेट दिखेगी, फिनॉल की सेपरेट लेयर दिखेगी. ओके, ईच लेयर इज कॉन्जुगेट सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर. वाटर में फिनॉल का थोड़ा प्रोपोर्शन रहेगा और फिनॉल में वाटर का थोड़ा अमाउंट सोल्यूबलाइज फॉर्म में रहेगा. दैट मींस these are conjugate layers of each other. एक दूसरे के conjugate layer है. It may be absorbed or evolved. हमने पहले भी देखा कि डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर लिक्विड्स, जो हम लिक्विड कंसीडर करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ऑन दैट बेसिस आइदर इट मे बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होगी. एक्सोथर्मिक हुआ तो हीट इवॉल्व हो जाएगी. अब देखते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आया है. सी upper critical solution temperature, that is UCST, or upper consolidate temperature is the critical temperature above which the components of mixture are miscible in all proportion. हमने अभी देखा कि फिनॉल और वाटर का सिस्टम देखा था हमने. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है? आपका कंपोजिशन सोल्यूबलाइज होता है. देखो हमने यहाँ पे भी वाटर और फिनॉल लिया है. क्या लिया है? वाटर और फिनॉल लिया है. अब हमने उनके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सैंपल बनाए. एक कॉन्सेंट्रेशन बनाया था 10% का, then 20%, 30, 40, 60, 80% and 100%. Likewise, we have prepared different concentration of phenol and water system. Okay. अब देखा जाए, जब फिनॉल 10% था, तो it get completely miscible with each other at this particular temperature. देखो यहाँ पे 66.8 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे नियर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस होगा. Okay, 10% of phenol with water is completely miscible with phenol at 50 डिग्री सेल्सियस. 20% देखा जाए तो नियर अबाउट एक 65 डिग्री सेल्सियस तक सोल्यूबलाइज होता है. 30 नियर अबाउट 65 के रेंज में. ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन है अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा रहता है 66.8 डिग्री सेल्सियस. ये ऐसा टेम्परेचर है, आप कौन सा भी प्रोपोर्शन ले, 0.1% फिनॉल से 99.99% फिनॉल, कौन सा भी प्रोपोर्शन लिया at 66.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे क्या होगा? वो कंप्लीटली मिक्सिबल ही हो जाएगा. फिनॉल और वाटर नॉर्मली कैसे थे? पार्शियली मिक्सिबल थे. ओके, पर अगर हम उन दोनों कंपोजिशन का टेम्परेचर हम 66.8 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, at that time any proportion of your partially miscible liquids will be completely miscible with each other. Okay, और उस टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. और अनदर नेम है उसका अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर. The temperature at and above which any proportion of your partially miscible liquids get converted into completely miscible liquids, it's called as a upper consolute temperature. अब देखते हैं थर्ड जो टाइप था, immiscible type. That is, in this system liquids are not miscible with each other at any proportion. कंप्लीटली मिसिबल में कौन सा भी प्रोपोर्शन लिया तो मिसिबल हो जाते. पार्शियली मिसिबल में क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंटेंट वो क्या हो जाते हैं? मिसिबल हो जाते हैं. लेकिन जब इमिसिबल लिक्विड्स देखा जाए, दिस सिस्टम मिक्स आफ्टर विगरस शेकिंग बट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग. अगर विगरस शेकिंग किया जाए तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो गए, मिसिबल हो गए. लेकिन आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडिंग कर दिया, उसको रख दिया बाजू में, तो दोनों भी लिक्विड क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. कंपोनेंट्स वेरीज केमिकली एंड पोलैरिटी वाइज. जो भी केमिकल्स कंपोनेंट्स है, तो लिक्विड्स है, that distinguish from each other on the basis of their chemical nature and they said at the same time on their polarity nature. Example के लिए castor oil and non-polar. Okay, organic and non-polar component अगर साथ में ले, example oil है और पानी है, एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं कि नहीं होता. लेकिन अगर
विगरस चेकिंग किए जाए तो थोड़ा देर ऐसा लगता है कि these are completely miscible with each other, but after standing it will get separated from each other. These are immiscible. Factors देखेंगे, factors affecting liquid solubility. First factor है temperature, second one is the solubilizing agent, third one is nature of gas and solvent, just like gas solubility, and fourth one is presence or absence of electrolyte. One more factor is added over here, that is presence or absence of electrolyte. अब देखते हैं one by one. Raoult's law. First, it was presented by French chemist Francois Marie Raoult in 1887. Raoult's law अगर देखा जाए तो वो फ्रेंच केमिस्ट था जिसने 1887 में इस लॉ को पुट फॉर किया था. दिस लॉ इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, उस सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशंस कहा जाता है. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ए, पिंक कलर से दिखाया गया है. सॉल्यूशन बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर. ओके, अगर एक इन दोनों कंपोजिशन को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए तो अल्टीमेटली हमारे पास मिलेगा बाइनरी सॉल्यूशन. ओके, अब राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट देखा जाता है. सी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. मतलब सॉल्वेंट का जितना मोल फ्रैक्शन है, जितने मोल्स होंगे प्रेजेंट सिस्टम में, that will be directly proportional to its vapor pressure. Okay, say total vapor pressure can be determined by using mole fraction of any single component with the help of Raoult's law. अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना है आपको तो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? बाकी का टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं. The solution is directly proportional to x of solvent, that is सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन. देखो एक ग्राफ देखा जाए तो y एक्सिस है पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इनिशियली 0 था, 0.2, देन 0.4 अप टू 1 होता गया. ओके, हमेशा याद रखना मोल फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कभी भी यूनिट रहती, 1 रहती. अगर दो लिक्विड्स यूज किए जाए तो दोनों का समेशन अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन का 1 ही रहेगा. ओके, सी in this graph we can easily see that mole fraction जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका प्रेशर, कौन सा? आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है. it is directly proportional which is put forth by Raoult's law. see, अगर इसको इक्वेशन में डाला जाए, दो अलग से लिक्विड्स लिए, पहले लिक्विड के लिए P1 is directly proportional to सॉल्वेंट का जो भी मोल फ्रैक्शन था x1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, P1 is equal to P10 into x1. दूसरे लिक्विड के लिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 is equal to P20 into x2. एज पर डाल्टन्स लॉ हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है उन दोनों का वेपर प्रेशर का समेशन कर सकते हैं. ओके, अगर इस सिस्टम में दो लिक्विड है तो उन दोनों का अगर वेपर प्रेशर का समेशन किया जाए तो अल्टीमेटली वी विल गेट total vapor pressure of system. Now we will put the values of P1 and P2 in this equation. P1 क्या था? ये वैल्यू थी, यहाँ पे पुट कर दी. P2 की वैल्यू ये थी, यहाँ पे हमने लिख दी. Now as हमने अभी पढ़ा था, total mole fraction is always unit value. इसका समेशन कभी भी कितना रहता है? 1. दो कंपोनेंट रहे, 3 रहे, 4 रहे, कितने भी रहे, every time total mole fraction of your system will be unit value. कितनी वैल्यू कितनी रहती है उसकी? यूनिट. ओके, अल्टीमेटली x1 plus x2 is equal to 1. that's why x1 is equal to 1 minus x2. यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं by putting that x1 वैल्यू. इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. क्या हो गया फिर ये इक्वेशन? p total is equal to P10 in bracket. यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू रख दी 1 minus x2 plus P20 into x2. अब देखा जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं? P1 को मल्टीप्लाई करेंगे, P10 माइनस P10 इंटू x2 प्लस P20 इंटू x2. अब इन दोनों इक्वेशन में, दो वैल्यूज में x2 कॉमन रहेगा, इसको कॉमन निकालेंगे और हमारा राउल्ट्स लॉ का फाइनल इक्वेशन मिलेगा, दैट इज P total is equal to P10 प्लस P20 माइनस P10. देखो ये x2 इनिशियली लिया था इसलिए हमने P20
यहाँ का कंसिडर किया और P1 यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके, तो अल्टीमेटली वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ, दैट इज P total is equal to P10 plus P20 minus P10 bracket close x2. और इसी इक्वेशन से अभी जो हमने एप्लीकेशन देखा था कि किसी भी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे x1 की जरूरत है क्या? नहीं, x2 सफिशिएंट है। देखो ग्राफिकली अगर दो बाइनरी सिस्टम का हम जो ग्राफ निकाले तो ऐसे दिखेगा। देखो मोल फ्रैक्शन इनिशियली XA was 1 मोल फ्रैक्शन, वो कम होते जाएगा, XA 0 होगा, XB 0 से 1 तक चला जाएगा। मतलब एवरी टाइम दोनों का कंपोजिशन का जो भी मोल फ्रैक्शन का समेशन रहेगा वो यूनिट 1 ही रहेगा। ओके, सी ऑन y axis there is a vapor pressure, on x axis mole fraction of A and B, and this is PT, that is total vapor pressure of your composition. PT is summation of vapor pressure of A plus vapor pressure of B. Now we will see limitations of Raoult's law. Raoult's law कब follow होता है या फिर उसके limitations क्या है? See, it is applicable only to very dilute solution. Raoult's law follow कब होता है? जब हमारी सिस्टम very dilute solution दिखाती है। मतलब अगर हमने 99% फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन लिया और उस टाइम पे अगर राउल्स लॉ यूटिलाइज करने की कोशिश की तो एट दैट टाइम इट विल नॉट बी अवेलेबल। ओके, इट इज एप्लीकेबल व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज क्या होगा? ईथर का एग्जांपल लिया, ईथर क्या होता है? वोलेटाइल रहता है, इट विल गेट वेपोराइज्ड, वोलेटाइल हो जाता है। तो इन दैट केस वो राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस राउल्स लॉ। थर्ड है सोल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन में अपना जो सोल्यूट होगा, ड्रग होगा, इट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट विद सॉल्यूशन। फोर्थ लिमिटेशन है इट डज नॉट कंसीडर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसका उस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ राउल्स लॉ। सी देयर आर मेनली टू एप्लीकेशंस ऑफ राउल्स लॉ। इन फर्स्ट केस इन बाइनरी सॉल्यूशन, हमने पहले भी पढ़ा है कि बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपाउंड रहेंगे A and B, जब मिक्स हो जाएगी कंप्लीटली विद ईच अदर, दैट फॉर्म्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन होता है। एट द सेम टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल और मैकेनिज्म ऑफ एरोसोल इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द राउल्स लॉ। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ राउल्स लॉ। थैंक यू वेरी मच। अगर इसी चैप्टर के दूसरे सेशन चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। Thank you. And if you like the content, please like, share, and subscribe our channel. Thank you.